गुड मॉर्निंग भारत, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। शुरुआत करेंगे पहली खबर से। आपको बता दें, कोयला चोरी मामले में अभिषेक की पत्नी को नोटिस भेजा गया। कोयला चोरी के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी नरूला को नोटिस थमाया है। सीबीआई के 5 अधिकारियों की एक टीम रविवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी के कोलकाता स्थित घर पर पहुंची और उनकी पत्नी को नोटिस थमाकर कोयला चोरी मामले की जांच में शामिल होने को कहा। इस घटनाक्रम ने चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। सीबीआई ने रुजिरा की बहन मोनिका गंभीर को सोमवार को पूछताछ के लिए अपने दफ्तर में तलब किया है। वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी की पत्नी को सीबीआई नोटिस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बंदूकों से लड़ने वाले चूहों से नहीं डरते। गोगरा और हॉट स्प्रिंग से पीछे हटेंगे भारत और चीन के सैनिक। भारत और चीन के सैनिक और कमांडरों की 16 घंटे तक चली वार्ता में पूर्वी लद्दाख के गोगरा और हॉट स्प्रिंग से सैनिकों को पीछे हटाने पर सहमति बन गई। हालांकि देवतांग और देमचोक को लेकर बाल अटकी रही, लेकिन पूर्वी लद्दाख से सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया को और विस्तार देने के लिए 10वें दौर की सैन्य वार्ता मोल्दो सीमा बिंदु पर शनिवार सुबह 10 बजे शुरू हुई, जो रविवार सोमवार की दरमियानी रात 2 बजे खत्म हुई। इस वार्ता में हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा, देपसांग और देमचोक से दोनों देशों के जवानों की वापसी तय करने को लेकर बात हुई। हालांकि इस वार्ता के बाद जारी भारत चीन सीमा के संयुक्त बयान में यह नहीं बताया गया है कि पीछे हटने की प्रक्रिया कब और कहां से शुरू होगी। वहीं पहली बार देमचोक और देपसांग को लेकर बात हुई है। देमचोक में 2013 से ही भारतीय सैनिकों को गश्त लगाने से चीन आपत्ति जता रहा है। वहीं रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक भारतीय कोर कमांडर ने इन 4 क्षेत्रों से चीनी सैनिकों की पूर्ण वापसी की मांग रखी। उसके लिए क्रमवार कदम बढ़ाने के सुझाव दिए गए। अधिकारियों के मुताबिक गोगरा हाइट्स और हॉट स्प्रिंग पर दोनों देशों के बीच सहमति बन गई है, जबकि देपसांग और देमचोक के लेकर अभी भी कुछ मुद्दों पर चर्चा बाकी है। वहीं पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच पिछले कई महीनों से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए हुई 10वें दौर की वार्ता में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल पीजीके मेनन ने किया। वे लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर हैं और चीन की तरफ से इस बैठक का नेतृत्व मेजर जनरल लिड लिन ने किया। वे चीनी सेना के दक्षिणी शिनजियांग सैन्य जिले के कमांडर हैं। अधिकारियों के मुताबिक दोनों पक्षों की ओर से सीमा पर चल रहे तनाव को कम करने की पूरी कोशिश करते हुए अहम मुद्दे पर चर्चा की गई। एक अधिकारी के मुताबिक दोनों पक्षों ने सैनिकों को पीछे हटाने को लेकर समझौता किया है। वहीं अब प्रस्तावों की उच्च स्तर पर समीक्षा की जानी है। साथ ही इस संबंध में आगे की बातचीत जारी रहेगी। यह पहली बार है कि चीन देपसांग पर चर्चा करने के लिए वार्ता की मेज पर आया है। साल 2013 से चीनी सैनिक भारतीय सेना को पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 11A, 12 और 13 पर गश्त करने से रोकते रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, भारत और चीन के बीच 9 दौर की राजनयिक और सैन्य स्तर की वार्ता के बाद पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेना के पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। यह बात रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही। बढ़ी कीमतें, ऐतिहासिक व अव्यावहारिक वापस ले। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने कीमतों को ऐतिहासिक और अव्यावहारिक बताते हुए सरकार से बढ़े दाम वापस लेने की अपील की है। उन्होंने पत्र में आरोप लगाया कि सरकार लोगों के कष्ट और पीड़ा दूर करने के बजाय उनकी तकलीफ बढ़ाकर मुनाफाखोरी कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि सरकार की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से ईंधन की कीमत में बेहतरीन इजाफा हो रहा है। वहीं जीडीपी गोता लगा रही है, लेकिन केंद्र सरकार ठीकरा पिछले वर्गों पे पोड़ रही है।
पश्चिम बंगाल में ममता ने पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ ममता बनर्जी की सरकार ने राज्य में पेट्रोल और डीजल के दाम में 1 रुपए प्रति लीटर घटा दिए हैं। ये कीमतें रविवार आधी रात से लागू कर दी गई। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार ने प्रदेशवासियों को यह राहत दी है। बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने रविवार को यह घोषणा की। अमित मित्रा ने कहा कि इस कदम से लोगों को ईंधन की कीमतों में वृद्धि से कुछ राहत मिलेगी। संदेह कितना भी मजबूत हो, कभी सबूत की जगह नहीं ले सकता। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि संदेह कभी सबूत की जगह नहीं ले सकता, चाहे यह कितना ही मजबूत क्यों ना हो। इसने जोर देकर कहा कि यथोचित संदेह से परे दोषी साबित होने तक किसी भी आरोपी को निर्दोष माना जाता है। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के एक निर्णय को बरकरार रखते हुए कहा कि किसी भी आरोपी के खिलाफ सबूतों की कड़ी इतनी पूर्ण होगी चाहिए कि उसके खिलाफ आरोप को साबित किया जा सके। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बिजली का करंट देकर एक होमगार्ड की हत्या करने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने के मामले में इसे सजा को सुनाया। महाराष्ट्र में संक्रमण के बढ़े मामले, बढ़ी पाबंदियां। कोरोना संक्रमण के मामले अचानक बढ़ने के साथ ही विभिन्न इलाकों में पाबंदियां लागू की जाने लगी हैं। महाराष्ट्र के 5 जिलों में 1 हफ्ते के लिए पूर्णबंदी लागू कर दी गई है। वहीं शादियों में सिर्फ 25 मेहमानों के जमा होने का नियम लागू कर दिया गया है। सरकार अगले हफ्ते रात्रिकालीन कर्फ्यू पर फैसला ले सकती है। दुकानें केवल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही संचालित की जा सकेंगे। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि राज्य के सभी इलाकों में हालात खराब नहीं है, कुछ ही इलाकों में मामले बढ़े हैं। साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को घोषणा की कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राज्य में सोमवार से सभी राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक जमावड़ों पर रोक लगाई गई है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में रविवार को कोरोना वायरस के 6,971 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद कुल मामले 21 लाख के पार चले गए। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में यह तीसरा दिन है जब संक्रमण के मामलों की संख्या 6,000 से अधिक है। कांग्रेस द्रमुक गठबंधन के 2 और विधायकों ने दिया इस्तीफा। पुडुचेरी में कांग्रेस द्रमुक गठबंधन के 2 और विधायकों ने रविवार को इस्तीफा दे दिया। विधानसभा में 22 फरवरी को बहुमत साबित करने से पहले मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी के लिए यह एक और बड़ा झटका है। कांग्रेस के विधायक के लक्ष्मी नारायण और द्रमुक के विधायक वेंकटेशन के इस्तीफा देने के बाद 33 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस द्रमुक गठबंधन के विधायकों की संख्या घटकर 11 हो गई है, जबकि विपक्षी दलों के 14 विधायक हैं। लक्ष्मी नारायणन और वेंकटेशन ने विधानसभा अध्यक्ष बीपी शिवकोलुंधु को उनके आवास पर अपना इस्तीफा सौंपा। इसके बाद लक्ष्मी नारायणन ने पत्रकारों से कहा कि नारायण स्वामी नीत सरकार ने बहुमत खो दिया है। लक्ष्मी नारायण ने कहा कि उन्होंने पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। वेंकटेशन ने कहा कि उन्होंने केवल विधायक पद से इस्तीफा दिया है और वे द्रमुक का हिस्सा बने रहेंगे। उन्होंने कहा, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपने लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था क्योंकि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तहत धन का आवंटन नहीं किया गया है। पूर्व मंत्री एनएम सिधायम और मल्लाडी कृष्ण राव समेत कांग्रेस के 4 विधायकों ने इससे पहले इस्तीफा दिया था, जबकि पार्टी के एक अन्य विधायक को अयोग्य ठहराया गया था। वहीं नारायण स्वामी के करीबी ए जॉन कुमार ने भी इस सप्ताह इस्तीफा दे दिया था। अब 2022 में होगा चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण। इसरो प्रमुख के सिवन ने कहा है कि चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण नवंबर 2022 में होने की संभावना है, जो कि पहले 2020 के अंत में प्रक्षेपित किया जाना था। कोरोना के कारण पूर्णबंदी की वजह से चंद्रयान 3 और देश के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान सहित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की कई परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं। चंद्रयान 3 में अपने पूर्ववर्ती यानों की जगह ऑर्बिटर नहीं होगा। सिवन ने कहा, हम इस पर काम कर रहे हैं, या चंद्रयान 2 की तरह ही है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं होगा। चंद्रयान 2 के साथ भेजे गए ऑर्बिटर को ही चंद्रयान 3 के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
इसी के साथ हम एक प्रणाली पर काम कर रहे हैं और अधिकतर संभावना है कि प्रक्षेपण अगले साल 2022 में होगा। चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण 22 जुलाई 2019 को हुआ था और इसे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में रोवर उतारने के लिए भेजा गया। हालांकि चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम 7 सितंबर 2019 को सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल नहीं रहा और पहले ही प्रयास में असफलता अर्जित करने का भारत का सपना अधूरा रह गया। इसरो के लिए चंद्रयान 3 भी एक महत्वपूर्ण मिशन है जो अंतर्ग्रहीय लैंडिंग में भारत के लिए आगे का मार्ग प्रशस्त करेगा। वहीं सिवन ने कहा कि गगनयान परियोजना के तहत इस साल दिसंबर में इसरो के प्रथम मानव रहित मिशन को अंजाम देने की योजना है, जिसे पिछले साल दिसंबर में ही अंजाम दिया जाना था। उन्होंने कहा कि इसके बाद एक और मानव रहित मिशन को अंजाम दिया जाएगा और फिर तीसरी बार में मानव युक्त मिशन को अंजाम दिया जाएगा। अखाड़ा परिषद की बैठक पर बैरागी महंतों ने उठाए सवाल। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की 24 फरवरी को होने वाली बैठक को लेकर बैरागियों से जुड़े अखाड़ों के महंतों ने कई सवाल उठाए। बैरागी महंतों का कहना है कि जब बैरागियों की 3 अड़ियां अखाड़ा परिषद से अलग हो गई हैं तो उसके बाद परिषद का अस्तित्व ही नहीं बचता है और उसकी प्रस्तावित बैठक का कोई औचित्य नहीं है। कुंभ के आयोजन को लेकर अखाड़ा परिषद को 24 फरवरी को होने जा रही है। बैठक को लेकर बैरागी महंतों ने परिषद पदाधिकारियों पर पक्षपात का आरोप लगाया। रविवार को बैरागी कैंप में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बैरागी संत अखिल भारतीय श्री 5 निमोही अगी अखाड़ा के महंत रामशरण दास ने कहा कि बैरागियों की 3 अड़ियां अखाड़ा परिषद का बहिष्कार करते हुए अलग हो गई हैं। इसके बाद अखाड़ा परिषद के अस्तित्व का कोई सवाल ही नहीं उठता। बैरागी संप्रदाय के महंत विष्णुदास ने कहा कि अखाड़ा परिषद का यह कहना है कि बैरागियों की तीनों आड़ियों से वार्ता हो रही है और ये गलत है। उन्होंने कहा कि परिषद की प्रस्तावित बैठक के बारे में बैरागियों को अभी तक कोई सूचना नहीं दी गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों से मिले अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीनों नए कानूनों पर दिल्ली विधानसभा परिसर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नेताओं के साथ चर्चा की। चर्चा के दौरान केजरीवाल ने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के लिए डेथ वारंट जैसा है। उन्होंने कहा कि कानूनों के लागू होने के बाद किसानों चंद पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी। मांग की कि केंद्र सरकार तीनों काले कानूनों को तुरंत वापस ले और स्वामीनाथन आयोग के अनुसार सभी 23 फसलों को एमएसपी पर खरीद करने की गारंटी दे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सरकार को किसानों के साथ बातचीत करनी चाहिए। अगर हमारे देश के किसानों की कोई सरकार नहीं सुनेगी तो फिर किसकी सुनेगी। बैठक में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल, कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत और राजेंद्र पाल गौतम के साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह और विधायक दिलीप पांडे भी मौजूद रहे। वहीं किसान नेताओं में चौधरी रोहित जाखड़, चौधरी यशपाल सिंह, वीरेंद्र गुज्जर, चौधरी उद्धम सिंह, राहुल बेदी, कुलदीप त्यागी, चौधरी बाबा श्याम सिंह, चौधरी संजय, चौधरी शोखेंद्र ठाकुर, पूरन सिंह, सिराजुद्दीन चौहान और चौधरी दलवीर आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। बैठक के बाद केजरीवाल ने मीडिया से कहा कि आंदोलनरत किसान नेताओं से तीनों कानूनों पर काफी विस्तार से चर्चा हुई। ये तीनों कानून एक तरह से किसानों के लिए डेथ वारंट हैं। हमारे देश का किसान अपने ही खेत में मजदूर बनने के लिए बेबस हो जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि बैठक में सब लोगों ने एक बार फिर केंद्र सरकार से मांग की है कि तीनों कानूनों को तुरंत वापस लिया जाए और सभी 23 फसलों को एमएसपी पर खरीदने की गारंटी दी जाए। एमएसपी को स्वामीनाथन आयोग के अनुसार लागू किया जाए और उन्होंने कहा कि 28 तारीख को मेरठ में बहुत बड़ी किसान महापंचायत है और उसमें भारी संख्या में किसान मौजूद होंगे। उस किसान महापंचायत के अंदर भी इन तीनों कानूनों के ऊपर चर्चा की जाएगी और इनको वापस लेने के लिए केंद्र सरकार से अपील की जाएगी। रिंकू शर्मा हत्याकांड मामले में 3 अन्य आरोपी गिरफ्तार हो गए। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मंगोलपुरी में रिंकू शर्मा की हत्या के मामले में 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान की जो मामले की जांच कर रही टीम की घटनास्थल पर मिली थी। फुटेज में साफ दिख रहा है कि आरोपी रिंकू पर हमला कर रहे हैं। आरोपियों की पहचान मंगोलपुरी निवासी दीन मोहम्मद 40 वर्ष की उम्र, दिनशान उर्फ आफ्ताब 22 वर्ष की उम्र, फयाज उर्फ सदरी 21 वर्ष की उम्र, फैजान उर्फ निराले 21 वर्ष के तौर पर की गई है।
बताया जा रहा है कि इनमें दीन मोहम्मद और दिनशान पिता पुत्र हैं। पुलिस अब तक कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपियों में एक होमगार्ड भी शामिल था, जिसकी तैनाती मंगोलपुरी थाने में ही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सत्ता नहीं, देश को बड़ा बनाना है प्राथमिकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि भाजपा का लक्ष्य केवल सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि उसकी प्राथमिकता देश के लिए बड़ा काम करना और देश को बड़ा बनाना है। उन्होंने कहा कि इसे ही ध्यान में रखते हुए भाजपा को अपने संगठन का विस्तार करना चाहिए। राजधानी स्थित एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बातें कही। इसकी जानकारी भाजपा महासचिव उपेंद्र यादव ने एक संवाददाता सम्मेलन में दी। यादव के अनुसार प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, भाजपा का जो मिशन है, भाजपा का जो संगठन है, यह केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि उसके लिए प्राथमिकता देश के लिए बड़ा कार्य करना है और देश को बड़ा बनाना है। भाजपा संगठन को भी उसी हिसाब से अपनी गुणवत्ता में विकास करना चाहिए। सबका साथ सबका विकास को भाजपा का मूल मंत्र बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मूल मंत्र को लेकर ही भाजपा देश में सकारात्मक कार्य कर रही है। उन्होंने कहा, चाहे जीएसटी सुधार का विषय हो, कृषि सुधार हो या फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण का विषय हो, लगातार सुधार का कार्य करते हुए भारत को आगे ले जाने का काम भाजपा की सरकार ने किया है। बरनाला की रैली में किसानों ने दिखाई ताकत। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली की सीमाओं के साथ किसान संगठन विभिन्न जगह महापंचायत और रैलियां कर रहे हैं। इसी क्रम में पंजाब के बरनाला में किसान मजदूर एकता महारैली का आयोजन किया गया। इस महारैली में किसानों की जबरदस्त भीड़ जुटी। बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची। वहीं किसान नेताओं ने इलाके की महिलाओं से अपील की कि वो 27 फरवरी और 8 मार्च को महिला दिवस पर दिल्ली में आंदोलन का हिस्सा जरूर बने। भारतीय किसान यूनियन एकता और पंजाब खेत मजदूर यूनियन ने रविवार को बरनाला की दाना मंडी में किसान मजदूर एकता महारैली का आयोजन किया। इसमें खेत मजदूरों और किसानों सहित बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। महारैली में भारतीय किसान यूनियन उग्राहा के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्राहा ने कहा कि किसान संघर्ष को मजबूत करने के लिए खेत मजदूरों सहित अन्य वर्गों की भागीदारी की जरूरत थी। कोविड-19 टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने की जरूरत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कोविड-19 टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने पर जोर दिया है। साथ ही मंत्रालय ने कहा कि काफी संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चे के कर्मियों को टीका लगाया जाना अभी भी बाकी है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि हफ्ते में टीकाकरण के दिनों की संख्या बढ़ाकर यथाशीघ्र प्रति सप्ताह न्यूनतम 4 दिन किया जाना चाहिए, ताकि टीकाकरण की प्रक्रिया की रफ्तार बढ़ सके और 50% आबादी का टीकाकरण करने में तेजी लाई जा सके। कुछ राज्य सप्ताह में 2 दिन टीकाकरण कर रहे हैं, जबकि कुछ अन्य 4 दिन या इससे अधिक दिन टीकाकरण कर रहे हैं। भूषण ने कहा कि सेवाओं में विस्तार के लिए कोविन सॉफ्टवेयर में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। 19 फरवरी को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि कोई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में टीकाकरण के कार्य में प्रगति की दर भी अलग अलग है। वहीं पत्र में कहा गया है कि बुजुर्गों की आबादी और किसी अन्य रोग से ग्रसित व्यक्तियों के प्राथमिकता समूह को टीका लगाने की शुरुआत मार्च में की जानी है, जिसके लिए अभियानगत रणनीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अस्थायी रिपोर्ट के मुताबिक देश में 21 फरवरी तक टीकाकरण के 2,30,888 सत्र में टीके की कुल 1,85,173 खुराक दी जा चुकी है। आज के लिए गुड मॉर्निंग भारत में इतना ही। फिलहाल देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।